अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयशा राना। आज मैं हाजिर हुई हूं स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। टीवी टुडे की तरफ से हम ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे बारिशें और E11 में सैलाब। तारीख में पहली बार इस्लामाबाद को पानी में डूबा हुआ देखा गया। इस्लामाबाद द कैपिटल। अगर इस्लामाबाद में बारिशों की वजह से ये सूरत हाल हो सकती है तो सोचें कि दूसरे शहरों का क्या हाल होगा। इसलिए आज हम इस पर बात करेंगे कि इस्लामाबाद में ये सूरत हाल क्यों बनी और बनी हुई है, और अगर आइंदा और जो बारिशें होंगी उससे हालात कहां तक जा सकते हैं और इसका जिम्मेदार कौन है। आज हमने स्टूडियो में इसी पर बात करने के लिए अपने मौजूद मेहमानों को यहाँ पर दावत दी है, जिसमें हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आसिफ रसूल साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं, और इनके साथ तशरीफ रखती हैं मिस फरजाना कोसर साहिबा जो कि PMLN की कैंडिडेट हैं फॉर सेनेट। लेकिन इनको किसी तारुफ की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि माशाल्लाह से हमारे बहुत से प्रोग्राम्स में आती हैं और हमें जो है वो मुल्की हालात के बारे में भी बताती हैं। इनके साथ मैं बताती जाऊं आपको कि मोहम्मद आजिम गुल साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। तो आज हम बात करेंगे सैलाब में, और आसिफ रसूल साहब मैं आपसे शुरुआत करूंगी कि ये जो इस्लामाबाद में सूरत हाल बनी हुई है सैलाब के, इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो अच्छा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है ना कि एक मतलब हम जब भी कोई क्लाइमेटी आती है ना वो सडन आती है, और मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अगर एक वर्कर के तौर पे या एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन है तो मेरी इस वजह से थी कि बहुत पढ़ा लिखा लीडर है जी। और ये मतलब मैं अगर किसी दूसरी पार्टियों से बेजार होकर आया था तो उसकी सिर्फ वजह ये थी कि ये इदारों को मुनज़्ज़म करेंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आप देखें ना, जहाँ पे भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट के इदारों को देखते हैं ना, तो वो सिर्फ जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद बहुत एक्टिव हो जाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब हम इंसिडेंट होने का ही वेट कर रहे होते हैं मेरे ख्याल से। अनफॉर्चुनेटली यही हमारे साथ हो रहा होता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि ये अगर मानसून का सीजन स्टार्ट होता है, बारिशों का सीजन स्टार्ट होता है, तो मेरे ख्याल में ये नालों की सफाई वगैरह ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट का काम बनता है। और मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ एज अ PTI सपोर्टर भी कि हमारी गवर्नमेंट को इस तरह के जब भी होते हैं तो मतलब यही एक था कि इदारों को आजाद किया जाए और इदारों में इतने मतलब इफिशिएंट लोग लगाए गए हैं ताकि टाइम से पहले वो फोरकास्टिंग करें, और अगर इस तरह के कोई इश्यूज या प्रॉब्लम आते हैं तो उनको पहले ना वो सॉल्व, या फिर अगर खुदा न खास्ता आ भी जाती है कोई कैलामिटी तो इदारे इतने एक्टिव हों कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सके। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। इसके साथ मैं फरजाना साहिबा की तरफ आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि इस नाहली की वजह क्या है और ये सूरत हाल इस्लामाबाद कैपिटल के इस्लामाबाद में ये हालात हैं और ये क्यों बने, क्या वजह है? इसमें सबसे पहले तो ये सवाल CDA से किया जाना चाहिए जी कि वो एक गुजरगाह थी ना, बरसाती नाला था, लोगों की गुजरगाह थी, वो कैसे उस पे प्लाजे कैसे खड़े हो और वो छोटा कैसे हो सकता है, उसकी कैसे इतनी कंस्ट्रक्शन हुई कि वो बरसाती नाला इतना बड़ा हो गया, इतना हो गया, छोटा हो गया। और जब बरसात नहीं थी तो लोग तो फिर ले लेते हैं जमीन और फिर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, लेकिन जब बरसात आती है, और हमें एक बात मैं और भी कहूँगी कि जैसे कोविड बिकॉज ऑफ कोरोना जो है सारी फैक्ट्रियां सब कुछ बंद हुआ है, तो आपने देखा होगा कि ओजोन की लेयर बिल्कुल क्लियर हो गई है जी। जो पहले मतलब कितने अरसे से बारिशें नहीं होती थी, क्लाइमेट चेंजेस आए हैं, सब कुछ हुआ है, तो अब बारिशें पहले की निस्बत ज्यादा हो रही है। तो इन्हें पहले से ये तैयारी करनी चाहिए थी कि ये जो हमने नाला बेचा है, जब ये इस पे बरसात आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार बारिशें नहीं आई हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, अगर अभी ज्यादा हो रही है तो उसकी वजह भी यही है कि ओजोन की लेयर काफी हद तक साफ हो गई है। ठीक है, ये इनको सोचना चाहिए था। वाकई ये सही कह रहे हैं कि PTI में बहुत अरस्तू पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए था कि अगर बारिशें खान साहब की वजह से हो रही है, ज्यादा खान साहब बच्चे हैं तो बारिशों का हल भी होना चाहिए। रहमतें बरस रही हैं, बारिशों का हल भी होना चाहिए कि किसी की जहमत ना बने। बिल्कुल, और अभी भी फोरकास्ट में आगे जो नेक्स्ट जो 2-3 वीक्स है उन्हें बारिशें बहुत ज्यादा हैं, तो इनको पहले ही ये प्लान कर लेना चाहिए कि अब जो है ये इस तरह नुकसान ना हो, लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इवन जानी नुकसान शुक्र है कि इतना ज्यादा नहीं हुआ, वो 1-2 ही बेसमेंट में माँ बेटे बच्चे सोए हुए थे, मुझे बड़ा अफसोस, बिल्कुल तो वो उनका बच्चा और उनकी डेथ हो गई है। बेसमेंट पानी से फिर भर जाती है बिल्कुल। तो लोगों के देखें हर चीज बनाई हुई, फर्नीचर, हर चीज लेना कोई आसान बात है, इस वक्त तो रोटी खाना इतना मुश्किल है, तो कितना मुश्किल से घर बनाया होगा, किया होगा। तो ये CDA को जो जब वो इजाजत देता है तो उसको देखना चाहिए, सोचना
چاہیے, صرف پیسوں کے بارے میں نہیں, اگلے کے کمفرٹ کے لیے, زندگیوں کے بارے میں, زندگیوں کے بارے میں ہم یہ اگر چیز دے رہے ہیں تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا. بالکل بڑی اچھی بات کی ہے, جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ مدینہ ہے ریاست بننے جا رہی ہے, اور اس کے ساتھ جو بارشیں ہیں وہ رحمت ہے, لیکن رحمت کی طرح ہی رہے تو زیادہ اچھی بات ہے. میرے خیال سے زحمت بن جائے تو جس طرح سے ابھی E11 کے حالات دیکھے ہیں, تو محمد اعظم صاحب سے بھی میں اس ٹاپک پہ بات کروں گی کہ مجھے بتائیں کہ یہ حالات کیوں درپیش آئے, آپ کا تجزیہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ عائشہ, سب سے پہلے بات تو یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی بجائے پہلی بات تو اپنی غلطیوں کو تسلیم ہی نہیں کر رہے کہ ہم سے مسٹیک کہاں ہو گئی ہے. بالکل ڈٹ گئے. سب سے پہلے تو ڈٹ گئے. پہلے آپ دیکھیں کہ CDA کی جانب سے دیکھ لیں یا جو ہے ڈپٹی کمشنر شفقات صاحب کی جانب میں دیکھ لیں, انہوں نے پہلے سب سے پہلے اناؤنس یہ کر دیا کہ آسمان سے جو ہے وہ پھٹا ہے, اور اس کے بعد یہ سارا پانی کا یہ معاملہ ہوا. جبکہ محکمہ موسمیات اس سے پہلے نہ صرف ارلی وارننگ سسٹم کے تحت اپنی وارننگ بھی جاری کر چکا تھا, فور کاسٹ کے تحت کہ بارشیں ہوں گی اور کتنی مقدار میں بارش ہوں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو ڈینائی کر چکے. انہوں نے کہا کہ یہ بارش کا ہی پانی ہے. تو ہم اب بھی اپنی غلطیوں کوتاہیوں کو, جب تک ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے تو اصلاح کی طرف کیسے جائیں گے, پہلا پوائنٹ. بالکل جی بالکل. تو دوسری جانب یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے جس طرح سے CDA کی جانب سے یہ سب سے پہلے جس طرح سے میڈم کی جانب سے بھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا گیا کہ یہ CDA کی نااہلی ہے, ان کی نااہلی ہے. ان کی نااہلی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جتنے بھی ادارے ہیں جنہوں نے NOC دیا, وہاں پہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز قائم ہوئی, وہاں پہ چائنا کٹنگ ہوئی, وہاں پہ پلازے قائم ہوئے, کیا ان کو NOC دینے والے کون لوگ تھے, کیا ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ اب تو بعد میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ وہاں پہ بابر اوان صاحب گئے تو انہوں نے بھی اعلان کیا. اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی انکوائری کا حکم دے دیا کہ ان کے خلاف جو ہے نہ صرف کارروائی کریں, پہلے انویسٹیگیٹ کریں کہ اس سے ذمہ داران کون ہیں. لیکن رپورٹ طلب کر لی گئی, ذمہ داران کا جو ہے وہ تعین کرنے کے لیے کر دیا گیا, کارروائی کا کہہ دیا گیا, لیکن ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی, ذمہ داران کا تعین کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا, کیا یہ رپورٹ پبلش ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ ساری کارروائی. اب صرف ہم کوئی واقعہ سانحہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم تھوڑے سے ایکٹیو ہوتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد ہماری پاکستانی قوم کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا, ہم بہت جلد بھول جاتے ہیں. ہم سانحات بھولنے کے حوالے سے نا اپنی مثال آپ ہیں, تو اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں ہے. تو اب کاروائی جب تک نہیں ہوگی, اب یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ پانی کا کہہ دینا کہ پانی بارش ہوئی ہے یا آسمان سے اسمان پھٹنے کی وجہ سے یہ سارا سانحہ جو ہے وہ. یہاں پر میں اگر تھوڑی سی بات ایڈ کروں تو وہ بلاول صاحب بھی تو کہتے ہیں زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ. اب یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی ہے, اب یہاں پہ ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ یا یہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ جس طرح سے چل رہا تھا کہ سندھ حکومت کی نہلی کی وجہ سے وفاق ڈوب گیا. اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک سندھ حکومت کی نہلی کا جو ہے وہ راگ جو ہے وہ الاپے جاتے ہیں اس گورنمنٹ کی جانب سے کہ وہاں پہ سندھ جو ہے گورنمنٹ وہاں پہ نہلی کی وجہ سے پانی میں ڈوب رہا ہے. تو اسلام آباد کا ڈوبنا جو کہ پہاڑوں پہ ہے, اور ایسی صورتحال میں ڈوبنا کہ جہاں پہ پانی کا نکاسی کا سیٹ اپ اتنا مثالی, پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ بارش ہوتی ہے, بہت زیادہ بارش ہوتی ہے اور اس کے بعد پانی چلا جاتا ہے. لیکن اب چائنا کٹنگ کی وجہ سے, اس کے علاوہ جو ہے وہ نالا, برساتی نالے کو جو ہے اس کو کم سے کم کیے جانے کی وجہ سے, وجوہات سے یہ سارے صورتحال پہاڑوں کا جتنا بھی پانی وہاں پہ ہے اس کا کوئی رخ نہیں ہے, پانی جائے گا کدھر. بالکل جی, آپ نے سوال بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کا پانی کہاں جائے گا. میں آصف رسول صاحب کی طرف واپس آؤں گی اور پوچھوں گی کہ ابھی جو ہونا ہو تو گیا, ٹھیک ہے جی, ابھی کہتے ہیں نا وہ سانپ گزر گیا تو لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن کون سی ایسی احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں کہ آئندہ آنے والی بارشوں سے یہ صورتحال پیدا نہ ہو؟ اچھا, یہ کیا میں نے اپنے کلیگ سی بات بڑے غور سے سنی. میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اگر راستے بند ہوئے ہیں, کوئی بلڈنگ بہت بہت بڑی کھڑی ہوئی ہیں, تو یہ کون تھا پہلے گورنمنٹ میں اور کنہوں نے کتنا الاؤ کیا؟ اور اگر سکیمز دیکھیں تو سب سے زیادہ PMLN کے تھے, معذرت کے ساتھ میں زمینیں بیچنے میں, اور زمینیں تو مطلب اپنے مرضی سے پولیس فاؤنڈیشن کے دیکھ لیں کتنا بڑا سکیم تھا, کون اس میں انوالو تھا. اگر یہ دی گئی ہیں تو وہ تب PTI کو اب اس کے اوپر بالکل, اور خان صاحب مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ خان صاحب بڑے محب وطن لیڈر ہیں, بے شک جی, بے شک, اس پہ میں خال نو ڈاؤٹ. اور نہیں, محب وطن ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے. فرزانہ صاحبہ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گی کہ محبت جو اپنے وطن سے ہے نا وہ تو ہم سب کرتے ہیں, بینگ اے مسلم. جی بالکل, جی بالکل. اس میں آپ دیکھیں کہ
अपने हिसाब से जिस तरह हम एक्टिवेट करते हैं ना, आप यकीन करें आशा, अगर पिछले 3 साल का डाटा निकाल के देख लें और अगर हम बायस ना हो और थोड़ी देर के लिए जो पॉलिटिकल लेंस है अगर हम उतार दें, तो आप यकीन दसें, मैं देख रहा हूं कि पिछले 3 सालों से शायद ही कोई प्राइम मिनिस्टर इतनी मीटिंग्स के लिए बैठा रहा, शायद ही कोई मिनिस्टर इतने माइक्रो लेवल पे जाके उसने जाके देखिए टाइम तो लगता है और एक्टिवेट करना। मसलन मैं आपको जिनके साथ मसलन ऐसे एक आम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुझे जिन चीज मसलन अगर आप वापडा के खिलाफ कोई कंप्लेंट करते हैं, ये सिटीजन पोर्टल इतना इफेक्टिव है लोगों को अभी नहीं पता। देखिए आयशा, एक दिन में नहीं लोग मान जाते, जिस तरह पहले ये इतना इकट्ठा करके जिस तरह वो मतलब जारी बात है जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह थे या जो हमारी मशीनरी होती थी वो पपेट होती थी ना लोगों के हाथों में, इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जाता था। अब देखें कि कुछ बहुत अच्छे तरीके से ये बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं हर इदारा। आप यकीन माने कि फिशरी तक भी प्राइम मिनिस्टर पहुंचा हुआ है। तो जब आप इदारों एक्टिवेट करेंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा और फिर जब इंडिपेंडेंट होकर अपनी किसी डायरेक्शन में वो काम करेंगे ना, तो मेरे ख्याल में कि बड़े आसानी से बहुत सारी चीजों के ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की है जी आसिफ रसूल साहब ने। फरजाना साहिबा, आपसे भी जानूंगी कि कौन सी एहतियाती तदाबीर हम अपना सकते हैं कि हम इस सूरत हाल को आइंदा ना होने दें। देखिए, वेदर फोरकास्ट का तो सबको पता है जी कि आगे बारिशें हैं, तो बिल्कुल अभी है। यही चाहिए कि उसकी बजाय इसके के बाद में आके फिर तस्वीरें बनाएं और ये बातें आके करें कि ये वहां से बाहर पानी आया, यहाँ से पानी आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसकी आप लोगों को जो है ना आप बताएं कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये हुकूमत वक्त और सीडीए का काम है, जिन्होंने सीडीए, आप ये हमें कह रहे थे ना सीडीए एनओसी ना मर्जी हो सीडीए की तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल ऐसा है तो तब भी नहीं देगा आपकी, अगर आपकी मतलब रिक्वायरमेंट सारी पूरी है नहीं करता तो सीडीए रेजिडेंशियल पे क्यों जाता है, सीडीए नालों पे क्यों एनओसी देता है, ये सीडीए इसका जवाब दे। और सीडीए को चाहिए कि आप आके इसका हल बताएं कि इसका क्या हल है, क्यों इतनी करोड़ों की बिल्डिंग लोगों के आप प्लाजे घर वो क्यों डुबो रहे हैं और क्यों उनका नुकसान कर रहे हैं। आप इसका यही हल तो नहीं है कि आप आके फौरन से बिल्डिंग को डिमोलिश करें। एक डिफरेंस सभा में आपके साथ आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि इससे पहले जब भी कोई ऐसी कैलामिटी सडनली आती थी तो हमें मतलब कोई फ्रेंच टाइप लीडर एक मिल जाता था, बड़ा सा हैट पहन के बड़े से बूट पहन के पहुंच जाता था। इस तरह आप देखें ना, अगर पिक्चर देखें सोशल मीडिया पे तो आपको जो इदारे के रेलेवेंट लोग हैं वो मिलेंगे, वो कोई हैट पहन के नहीं खड़ा हुआ, इदारों को एक्टिवेट। और मुझे लगता है इंशाल्लाह कि अगर इस तरह होगा कि नेक्स्ट टाइम वो अपने प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू करेंगे तब आप बात। नहीं, मैं आसिफ साहब से ये बात पूछना चाहूंगी। आपकी तस्वीर ट्विटर पे नहीं देती, उन्होंने भी अपनी कश्ती के साथ फैसला के बाद नहीं, आसिफ साहब से ये बात पूछना चाहती हूँ। आसिफ साहब देखिए, हम अभी इस्लामाबाद में बैठे हैं, नहीं उस वक्त तो प्रेसिडेंट नहीं थे जब वो कराची में विजिट कर रहे थे, कश्ती में डूब। बिल्कुल ऐसे। आसिफ साहब मैं पूछना चाहूंगी, जैसे फरजाना साहब इसका ज़बरदस्त सीडीए है, इसको एडमिट करते हैं हम। देखिए सीडीए अभी तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको तो ऐसा टाइम लगेगा। ये मतलब जिस तरह इदारों को शहनशाहियत पे आपने लगाया हुआ था, मर्जी के लोग लगाए हुए थे, काम करने कोई आता नहीं था, अब उनको अगर आप आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट कर रहे हैं ना, तो मेरा ये बिल्कुल स्टांस है कि एक टाइम लगेगा। और जब इदारे आप देखें ना, अगर आपने कारकर्दगी उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस के साथ लगा दी है, हर एक मतलब ब्यूरोक्रेट है या कोई नीचे मशीनरी का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई आदमी है, अब देखिए जब ये मुंसलिक हो गई है ना परफॉर्मेंस कि आपकी मतलब कारकर्दगी के साथ, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा चेंज आएगा और इदारे बिल्कुल एक्टिवेट होंगे और बिल्कुल करेंगे। मेरा तो ये बिल्कुल जी, उम्मीद तो अच्छी की रखी जा सकती है। फरजाना साहिबा, आसिफ साहब से मेरा ये सवाल है कि वो कौन सी जगह है जहाँ का ये जिक्र कर रहे हैं ताकि हम भी वहाँ चले जाएं और देखें कि तरक्की हो रही है, मुल्क में काम हो रहे हैं, वो इदारे हमें भी प्लीज काइंडली पता दे के जाइएगा। असल में हमारी काबिल एहतराम फरजाना साहब जो है ना वो इमोशनल हो जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाती है पूरा मुल्क जो है वो रो रहा है बेचारा। नहीं वो जैसे आजम, आप तो चांद तारों की बातें करते हैं, ऐसे लगता है बंदा बस नहीं। वो आजम गुल साहब ने बात की ना कि हमारी आवाम पूरी, उन्होंने पूरी आवाम को कहा कि इमोशनल हो जाती है थोड़े टाइम के लिए, कोई सानिया हुआ हम उस पर सारे निकलते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरता है उसके बाद हम चुप हो जाते हैं। आसिफ साहब की बात से एक तो आपको इत्तेफाक करना चाहिए कि मुल्क में बेहतरी आई है। बेशक जी, मैं मानती हूँ इस बात को, एडमिट करती हूँ। बेरोजगारी खत्म हो गई है, महंगाई का जिन जो है बोतल में बंद हो गया, आपके सामने कहीं आपको महंगाई नजर आ रही, खुदकुशियां करने वाला सिलसिला जो था वो खत्म हो गया, नहीं हो गया, थम गया है। अब आपके सामने ये सारी चीजें। जी जी बिल्कुल। उसके बाद असल चीज जो डेवलपमेंट की बात है, असल चीज हम बेसिक समझ ही रहे कि डेवलपमेंट क्या किसे रहे, इदारों में बेहतरी की बात करें। अब मेरे लिए कोई आम किसी देहात में बैठे हुए बंदे के लिए डेवलपमेंट ये नहीं है कि फलां जगह का अगर वजीर आजम
इस वक्त फलां बंदे को लगा दिया गया या वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस चीज से कंसर्न नहीं है, आम आदमी को इस चीज से कंसर्न है क्या उसको आटा उसकी दस्तरस में है, क्या उसके घी उसकी दस्तरस में बिल्कुल है, जी बिल्कुल, क्या आपकी वो बात खरीद बिल्कुल सकता ठीक है, कुव्वत खरीद में है, ऐसा ही है, क्या दाने वो खरीद सकता है कि नहीं बिल्कुल खरीद जी सकता, बिल्कुल, क्या अगर वो कभी साल में गोश्त का खरीदने का मन या दिल करता है तो क्या वो खरीदने की सकत रखता है। तो ये सब चीजें जो है ना वो हम सब चीजों को देखने का और इसके बाद ही डेवलपमेंट का अंदाजा लगाया जाता है किस तरीके में। ये सिर्फ चंद लोगों की डेवलपमेंट के हद तक तो कहा जा सकता है, जिस साहब कह रहे हैं कि इदारों में हम बड़ी तब्दीली ले गए, कहाँ तब्दीली है भाई। आप यहाँ पे सुबह से शाम और शाम से सुबह तक इदारों में निकल जाएं, किसी बंदे से यहाँ पे आप पूछें कि यार आप 300 रुपए पर लीटर जो है वो ऑयल दे रहे हैं, जब फलां जो है वहाँ पे 290 रुपए, तो वहाँ पे किसी से आप पूछ नहीं सकते, कोई वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी भी जगह पे देख लें। इस्लामाबाद की मिसाल आपके सामने है, यूटिलिटी स्टोर्स में इन्होंने बहुत बड़ी तरक्की ला दी, इतना बजट हमने दे दिया, इतना हमने सब्सिडी दे दी है हमको। वहाँ पे आप चीनी का अनाउंसमेंट करते हैं, चीनी मिलती नहीं है, घी की अनाउंसमेंट करते हैं इतना सस्ता होगा, वहाँ पे दस्तयाब नहीं है। आटे की बात करते हैं, बड़ी लंबी लाइन लगी होती है, जब आपकी बारी आती कहा जाता है कि आटा है नहीं। जब आप थोड़ा सा पहले लाइन में लगा जी जी, आप लाइन में लगने वाली बात नहीं, असल चीज है ये एक थिंक टैंक जो आप एग्जैक्टली वेरी ट्रू, से शाम तक ये लाते थे कि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास रस्तू की टीम है, हमारे पास टूर की सूरत में एक बहुत बड़ा रस्तू है, वजीर खजाना, सबको पहले पता था, तैयारी मौजूद थी। ये पाकिस्तान कोई वर्कशॉप नहीं है कि यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे ट्रेनिंग करें और उसके बाद आगे हुकूमत करें। तो आजम साहब मतलब आप इस बात बढ़ना चाहिए, जी, आगे बढ़ने के लिए पीछे जा रहे हैं। आजम साहब यानी कि आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि सीडीए और हुकूमत जो है वो इस सानिया की जो है वो बहुत रिस्पांसिबल है। हुकूमत की बात, मैं हुकूमत को इसमें ना मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराऊंगा, मैं समझता हूँ कि इसमें रिस्पॉन्सिबल जो है वो सीडीए है। ठीक है, और सीडीए अंदर किसके आता है? सीडीए बिल्कुल स्टेट के अंदर आता है, स्टेट के अंदर आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन आप ये देखें एनओसी देना जो है, एनओसी दिया जा रहा है, अगर आप किसी बिल्डिंग के लिए जाती हैं, आप अपने घर के लिए अगर एनओसी लेती है, यहाँ पे कोई प्लाजा बनाना चाह रही तो आपको सिर्फ एनओसी लेने के लिए सीडीए के पास नहीं आना पड़ता, आपको में भी जाना पड़ता है, आपको जो है फायर ब्रिगेड के पास, वहां पे भी उनके पास जाना पड़ता है कि क्या उसमें जो उसके बाद आपको नेशनल डिजास्टर एनडीएमए के पास भी जाना पड़ता है, आपको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना पड़ता है कि क्या हमारी बिल्डिंग में वो लचक इस वक्त है कि खुदा ना खासा यहाँ पे अर्थक्वेक आ जाता है, ज़लज़ला आ जाता है, तो क्या उस बिल्डिंग हमारी उस स्टैंडर्ड्स को मीट करती है कि नहीं करती। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को ले, तो अब हमें इस बात से निकलना होगा, ये चूरन बेचने से हमें खत्म करना होगा कि नून लीग ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, पार्टी ने ये कर दिया, फलां जमात ने ये कर दिया। बात यहाँ पर क्या किया और हमने क्या करना है। जी बिल्कुल, इसमें अच्छा मैं बिल्कुल आसिफ साहब आपने बात सुनी है, लेकिन अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जल्दी से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखें, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। खबर सबसे पहले। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बारिशें और E11 में सैलाब की सूरत हाल पर। तो अभी फिर मैं वापस आती हूँ, किसकी तरफ आती हूँ, किसको ज्यादा गुस्सा है इस चीज पे? वैसे तो सबको ही है। थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा, एक अगर रीजनेबल बात की जाए ना और रैशनल थिंकिंग पे, जी बिल्कुल, आप देखें कि इससे पहले मैं ये कोई किसी पार्टी को इस तरह मतलब ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ। पहली दफा ये गवर्नमेंट आई है जिसने एक मतलब जारी बात है इंटरनेशनल लेवल की ये क्लैमिटी थी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये कोरोना वाला। आप यकीन करें कि 1.5 साल इससे पहले जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही है ना, उनका किसी एक सूबे में किसी खास एरिया पाकिस्तान का हिट होता था, वहां पे जहां पे वो अपने ट्राई करते थे। ये वायद था जहां पे पूरा पाकिस्तान 1.5 साल, मैं जहां पे फिरता हूँ, हमारे चूंकि मैं एजुकेशन से हूँ, बहुत सारे बच्चे मसलन
जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस थे बिल्कुल। वो 1.5 साल से बंद होके ना बच्चे अब वो कह रहे हैं कि हमें इंस्टॉलमेंट पे फी हम पे करेंगे। बिल्कुल, आप देखें ये जो पॉलिटिकल पार्टी ये करंट गवर्नमेंट है ये 1.5 साल उस क्राइसिस से निकल रही है। आप सडन नहीं कह सकते कि वो कोई मतलब ठीक है उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको इंप्रूवमेंट चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि इतने बड़े मतलब सेटबैक्स है और फिर भी इंटरनेशनल जितनी इदारे हैं उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान में किस तरह एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने अपने जो स्ट्रेटजीज अपनाई हैं उसकी तरह से किस तरह हमारी थोड़ी बहुत ही मशक्कत चलती रही है। और अभी भी देखें अल्लाह करे कि इससे हमारी जान छूटे और एक्टिव वे में अगर मैं ऐसा सपोर्टर नहीं हूं कि मैं अगर देखूंगा कि नहीं जी हर वक्त मैं पॉजिटिव वे में चलता रहूंगा। हम बड़े डिफरेंट किस्म के सपोर्टर हैं और उनको पता भी है जिनको हम सपोर्ट करते हैं कि ये बिल्कुल किसी वक्त इनका दिमाग खराब ही होगा। इस बात पे ना वैसे फरजाना साहिबा तो मुत्तफिक नहीं होंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज तो हो जाएंगे। मैं इस बात में कमेंट करती हूँ कि वाकई ये वाकई इनकी पार्टी में डिफरेंट लोग हैं। नजीर चौहान साहब को ही देख लें, आप उनका कभी वो आईसीयू में होते हैं कभी कहाँ होते हैं, आप बाहर आके कहते हैं ये देखिए तंजीम मुत्तफिक है आपके साथ। मैं तरीन के साथ भी हूँ, मेरा लीडर खान है। फरजाना साहिबा जो है ना, मैडम हमारे लीडर आपके साथ मुत्तफिक है, उन्होंने माना है, इसी को एडमिट किया है। 94 में स्ट्रगल स्टार्ट की और 2020 में आके गवर्नमेंट मिली। उधर 81 और विद इन 4 to 5 ईयर अगला सूबे का वो वजीर आला था। तो बड़ा डिफरेंस है मैडम, वो मम्मी डैडी से निकल के हम आ रहे हैं इस चीज को एडमिट किया। बहरहाल फरजाना साहिबा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो लोगों का नुकसान हुआ, अभी आपने भी देखी होंगी वीडियोस, मैंने भी देखी है कि वो जो गाड़ियां हैं उनकी मतलब कि जो हालत है, देखिए ना कई लोग जो हैं वो गाड़ी के लिए पूरी 10-12 साल पैसे जमा करते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट पे उसको लेते हैं अपनी सैलरीज में से, उसको मतलब जिस तरह से भी करते हैं। तो इसका जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा? ये तो वैसे सवाल हुकूमत वक्त का बनता था कि ये बताएं कि इसका नुकसान कौन पूरा करेगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी बात में पीछे ले जाती हूँ, जब ये है जैसे ही हुकूमत में आई मतलब फौरन सब पहले इन्होंने जो है ना वो डिमोलिश करने के लिए बिल्डिंग वो मशीन से उठाई और दे मार धाड़ शुरू हो गई, इसको गिराया उसको गिराया। जिन लोगों ने कमेटियां डाल के D12 में घर बनाए, अमीर लोग भी बहुत हैं, D12 की एक आबादी देखें, मेरा वहाँ पे ट्री स्कूल है, हम जो कागज चुनने वाले बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, वालिदैन से इजाजत लेके कि और उनको दिहाड़ी भी देते हैं कि आप अपने बच्चों को प्लीज भेजें तालीम के लिए। और तालीम क्या है कि एटलीस्ट अगर उन्हें दुनियादारी का भी पता चल जाए तो हमारे लिए ये बहुत है कि नमाज रोजा और हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा आने का मकसद जो है। जी बिल्कुल। उस ट्री स्कूल में 300 बच्चा है हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त। तो D12 की एक आबादी इतनी गरीब है कि आपकी सोच है कि वो 2 टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती है। वेरी सैड। इन्होंने सारी क्रेन मशीनें लगाई, घर तोड़ फोड़ दी। इन्होंने ये नहीं सोचा कि इस बंदे ने हो सकता है किसी से उधार लेके मकान बनाया, बिल्कुल जी ऐसा है, मतलब कमेटियां डाली हो और वो लोग यकीन करें, मैं वहाँ पे एज अ पॉलिटिकल लीडर नहीं जाती, हम लोग मतलब सोशल वर्कर्स जाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने दुआएं की, खत्म पढ़ाए कि खान साहब आए, असद उमर को खास करके, असद उमर D12 के हैं, ठीक है, उनका हल्का वो आता है, तो इसके लिए हमने किया। लेकिन जैसे ही असद उमर साहब आए उन्होंने हमारी छतें गिराई, कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया, अंदर सामान पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, क्रेन लगी, आपने घर का भी नुकसान किया, सामान का भी नुकसान किया। उनको इन्होंने क्या दिया जो अब ये E11 वालों को देंगे? ये तो हुकूमत वक्त की बताएगी कि इनको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैं आज़िम साहब आपसे भी ये सवाल जानना चाहूंगी कि इसका जो जिम्मेदार है और इसका नुकसान जो है वो कौन पूरा करेगा? ये जो गाड़ियां, ये जो फरजाना साहिबा ने बात की है घरों की, गरीब लोगों की, ये चीज़ है कि अफसोस ये नहीं कि हम हुए हैं बेहिस, अफसोस तो ये है कि एहसास बेहिसी भी नहीं। क्या बात। असल चीज़ ये है कि ऐलानात कर दिए जाते हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है आपसे मुझसे या किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल। अब असद उमर साहब ने इस वाले से विजिट किया था, मैडम ने भी जिस वाले से पॉइंट आउट किया कि वो असद उमर साहब का हल्का है, तो असद उमर वहाँ पे गए भी थी, उनके जो नुकसानात हुए उसके अजाला करने के हवाले से उन्होंने गुफ्तशनीद भी की। तो अजाला किया भी या सिर्फ गुफ्तशनीद ही की उन्होंने? दूसरी बात जो मैडम पॉइंट आउट कर रही है वो किस्सा पारीना जो है ना, किस्सा माजी की तरफ इशारा कर रही है, जो डिमोलिश बिल्डिंग मुख्तलिफ इन्होंने गिराई, जो तजावुज़ात का मामला था जब ये हुकूमत में आए, तो उसमें ये चीज था कि इन्होंने तजावुज़ात के खिलाफ जो है वो एक्शन लेने का काम का आगाज किया था, लेकिन उसको बराबरी की बुनियाद पे लेके नहीं गए। अच्छा। अब देखें, वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का घर जो है वो रेगुलाइज कर दिया जाता है CDA की जानब से, जबकि आम जो गरीब का घर है, जो डेली मजदूरी करने वाला है, जो छापड़ी वाला है, रोटियां लगाने वाला है, जो
सुबह से शाम तक जो है वो दिहाड़ी करते हैं, 500 रुपए कमाता है, चले जी बिल्कुल 500 रुपए कमाता है, उसके घर को उन्होंने डिमोलिश कर दिया। अब फंडामेंटल जो है वो राइट है कि हुकूमत का कि घर देना जो है, छत की पर जो है वो दस्तयाबी यकीनी बनाना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, तो स्टेट एक तरफ के लिए काम किया जा रहा है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं तो कह रही हूँ मुझे भी उस जगह ले जाओ जहाँ तरक्की हो रही है, क्यों नहीं लेके जा रहे आप लोग, मुझे ले चले जाओ। चले हम आपको जरूर विजिट करवाते हैं, ऐसी बात है ना, दरख्त लग रहे हैं। अब अगर थोड़ी छोटी सी बात की जाए, अभी सरसब्ज हो रहा है नेचर की तरफ, अगर क्या के हम दरख्तों की छांव में बैठ रहे हैं, कब वो लगे आप उसके साए में बैठ जाएं। अब आप लोगों से तो ये भी बही नहीं है ना। नहीं मैडम, अगर आप केपी का सिर्फ पढ़ लेना तो हमारे दोस्त हैं फाइद गुल साहब, वो मतलब जब से इन्होंने स्टार्ट किया ना, तो वो ऐसा अपना हर रोज का ना ये टेम्परेचर उसको वो प्रॉपर अपने पास लिख रहे हैं। आप यकीन माने कि इतनी जबरदस्त वो मुझे शेयर करते हैं ना कि यार इतनी इंप्रूवमेंट आई है। और ये एजुकेशन से आदमी है, वो कोई इस तरह डाई हार्ट नहीं है कि जी नेगेटिव, हम सिर्फ अपने लिए पॉजिटिव और दूसरों के लिए नेगेटिव। बिल्कुल उसके सम्राट आएंगे। फिर दुनिया में जो इमेज होता है, लेकिन ना लीडर उसके ऊपर बड़ा ही इफेक्ट करता है, दुनिया देखती है और उन्हें पता है कि मसलन मेरे एक क्वालिटी इसकी ये है कि चाइना का अगर कोई आ रहा है तो प्रॉपर पढ़ के उनके बारे में उनके साथ अच्छी डिस्कशन करके रखता है। फिर हर वक्त ये जो एक्टिव होना है ना प्राइम मिनिस्टर का, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हर माइक्रो लेवल तक अगर आप इदारों से बात कर रहे हैं, लोगों को एक्टिवेट कर रहे हैं, ये बड़ा क्रेडिट। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्रेडिट जो है वो इसका जाता है। बस फरजाना साहिबा जो है वो इस बात को एडमिट करें या ना करें, लेकिन थोड़ा सा तो कर देती हैं कभी कभी बीच में ना, उनके दिल में आज तो उन्होंने नहीं किया, कोई एक पॉजिटिव बात भी नहीं की। उनके दिल में आ जाता है कि नहीं नहीं यहाँ पे मैं इनको एडमिट कर देती हूँ। देखें ये अपनी कारकर्दगी दिखाए तो एडमिट करें ना, किसको हम करें, किसको करें। इनकी तकरीर चोर और अन्हारों से शुरू होती है और उसी पर नया नारा भी सुन ले इनका। वोट लेने का अगला नारा होगा कि हमें टाइम मिलता तो कुछ करते, इनको टाइम ही नहीं मिला। 90 डेज का टारगेट लेके आए थे ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम मजीद जो है वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को देना भी चाहिए। स्पेशली आप देखें, अच्छा मैडम ने खुद देखा होगा, देखे ना मैंने परचम वाला रंग पहना हुआ, इस परचम के साए तले वो तो हमने पहले हम एक है, हम एक है, तो हम एक ही है, मुस्लिम हम एक है। बिल्कुल जी। तो हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो थोड़ा सा कम रह गया है। जाते जाते आजम साहब आपसे कोई मैसेज जो कि आप आवाम को, हुकूमत को देना चाहते हैं वो प्लीज दीजिएगा। एक बात तो ये कि अगर हम मुल्क को तरक्की की मनाजिल से रोशनास करवाना चाहते हैं ना, तो हमें अपने हक की बजाय अपने फ़राइज़ की जंग लड़ना होगी। बिल्कुल। जब तक हर शख्स अपने फ़राइज़ की जंग लड़ना शुरू करे, ये मेरा फ़र्ज़ है, मैंने ये करना है, तो मेरे फ़र्ज़ अदा करने से किसी ना किसी को उसका हक मिल जाएगा। बेशक। जब उसको उसका हक मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम जो है वो चेंज जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो अपने अपने हकूक़ की भी अपने अगर फ़राइज़ की जंग लड़ना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली मुल्क जो है वो तरक्की के मनाजिल की तरफ रवान दवा हो जाएगा। बहुत ही प्यारी बात की आजम साहब आपने। फरजाना साहिबा आपसे थोड़ी स्माइल के साथ क्या पैगाम देना चाहती हैं वो प्लीज दीजिएगा। मेरा भी डेफिनेटली यही पैगाम है कि वाकई अगर हम हर बंदा ऑनेस्टी से अगर अपनी ड्यूटी पूरी करे ना, तो पाकिस्तान ना गरीब है ना पसमानदा है, कुछ भी नहीं। ना ही हमारे पास वसाइल की कमी है। टैलेंटेड अगर ये माहिर तालीम है तो सबसे ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हमारे पास। बेशक जी बेशक, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वसाइल की कमी है। वसाइल की कमी है जी, ऐसा ही है जी। प्लीज। अच्छा मैं तो कहूँगा कि पहले सबसे पहले ना जब मतलब एक बहुत बड़े स्कॉलर ने देखा कि मैंने जब देखा कि मैं दुनिया को चेंज नहीं कर सका, तो सबसे पहले मैंने अपने आप को चेंज किया। तो मेरा अवाम से यही है कि चूंकि हमारे स्टूडेंट के साथ ज्यादा ताल्लुक रहता है कि सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाएं। जब आप एफिशिएंट और एक्टिव बनेंगे ना, और दूसरा ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज देखते हैं कि जो हमारे कंट्री के खिलाफ हो रही है, जो नेगेटिव हो रही है, तो आजकल सोशल मीडिया है, आप जरूर एक प्रेस बटन जरूर दबाएं और उसकी फेवर में जरूर करें, ताकि उसके ऊपर जो लोग कंसर्न है उनको पता लगे। है बल्कि अगर समझा जाए तो जी बिल्कुल। मौजूद मेहमानों का बहुत ज्यादा शुक्रिया, इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी जो है वो राय दी कि इस तरह से ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए जो कि हालात चल रहे हैं E11 में। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे, अपनी होस्ट और अपनी दोस्त आयशा राना को दें इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा, अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।